Hello everyone, welcome to part 2 of our series Harappan Civilization Class 12th History। और सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये चैप्टर फटाफट से खत्म करने ही वाले हैं। पार्ट 2 में मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन से ही रिलेटेड होंगे। कोई फालतू टॉपिक्स नहीं निकालेंगे, कोई फालतू बकवास नहीं करेंगे। सिंपल आपको जो जो क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में आपको ब्रीफ दूंगी और वही आंसर्स आपको बढ़ा चढ़ा के अच्छे तरीके से लिखने हैं, बहुत डिटेल में, क्योंकि यही होता है हिस्ट्री के एग्जाम में, स्पेशली हमारे ह्यूमैनिटीज वालों के साथ, है ना। दूसरी चीज ये है कि पार्ट 3 अभी आना बाकी है, बट पार्ट 3 विल बी द लास्ट पार्ट और बहुत छोटे छोटे वीडियोस हैं, तो फटाफट से आप एक चैप्टर को आधे घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, ये मेरा वादा है। सारे वीडियोस देखना, मिस मत करना। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम आ गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि हमारा है सीटाडेल। सो सीटाडेल क्या होता है? सीटाडेल की हमने बात कर दी कि जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है उस पे बहुत जो है वो 2 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। ठीक है, 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइडेड है? एक है आपका लोअर टाउन और एक है आपका सीटाडेल। ठीक है, ये अपन सबको पता है। एक है लोअर टाउन यहाँ पे और यहाँ पे हमारा सीटाडेल, जैसा हमने मैप में देखा था। तो जो लोअर टाउन है वो एक रेजिडेंशियल क्वार्टर है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लोअर टाउन जो है वो एक रेजिडेंशियल क्वार्टर है, जहाँ पे कॉमन लोग जो है वो वहां पे रहते हैं। बहुत सारे घर बने हुए हैं, अब प्योर रेजिडेंशियल कॉलोनी टाइप जो होता है ना, वो है। बट सीटाडेल इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज सीटाडेल अलग है। कैसे अलग है? सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन ये कि प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है। एक प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट कर दिया, उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी बिल्डिंग एक्टिविटीज हुई हैं। जितने भी बिल्डिंग्स बने हैं ये इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बने हैं। सो सीटाडेल जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, प्लस ये दोनों जो है ये वॉल्ड है और ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है, लोअर टाउन एंड सीटाडेल। अब ये बात ध्यान रखने वाली है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोग एक चीज पे बहुत ज्यादा महत्व देते थे, विच इज प्लानिंग। प्लानिंग पे वो बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। कैसे? सबसे पहले एक यहाँ पे बना दिया इन्होंने, एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना दिया और उसी के ऊपर उनको पता है कि हमें सारी बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत सिटी प्लान थी। जो भी बिल्डिंग एक्टिविटी थी वो उस फिक्स्ड एरिया तक ही कॉन्सेंट्रेटेड थी। ठीक है, प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको याद रखने वाली कि जो ब्रिक्स थी ना, जो ब्रिक्स यूज हुई थी उस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, वो एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो की ब्रिक थी, जिसमें सिंपल सी चीज थी, लेंथ और ब्रेथ, they both were 4 times and twice the height respectively, means length was 4 times of the height and breadth was 2 times of the height respectively। ये एक स्टैंडर्डाइज रेशियो था। आपको एक ईंट अलग नहीं दिखेगी, आपको एक ईंट इधर से उधर नहीं दिखेगी। ठीक है, ये चीज वहां पे थी। दूसरी चीज, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो हैं सीटाडेल में, जैसे ग्रेट बाथ, वेयर हाउस, ये सब बनाए गए थे। ठीक है, अब हम आते हैं ड्रेन्स पे। नालियां भी थी और नालियां भी इस तरीके से बनाई गई थी, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करी गई थी, जिससे आपको पता चलता है कि दैट सिटी, दैट पर्टिकुलर रीजन वाज वेरी हाइजीनिक। वो जो लोग थे दे वर वेरी हाइजीनिक, बहुत सिस्टमैटिक लोग थे। बेसिकली जितने भी रोड्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो सब राइट एंगल्स में इंटरसेक्ट करते थे, मतलब ऐसी ग्रिड पैटर्न थी। ऐसे हर रोड, जैसे आपने उसमें देखा होगा, डोरेमोन वाले में देखा होगा कि डोरेमोन में हर रोड जो है वो राइट एंगल से ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, इस तरीके से राइट एंगल में। और जो ड्रेन्स थी वो भी राइट एंगल में ग्रिड पैटर्न ऐसे बनाती थी, इस तरीके से ग्रिड पैटर्न बन जाता था। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, ड्रेन्स हमें दो देखने के लिए मिली थी, हाउस ड्रेन्स और स्ट्रीट ड्रेन्स। तो होता क्या है कि ये आपका घर है, ठीक है, इस घर, आपके घर में के अंदर भी एक ड्रेन जा रही है, जैसे आप पुराने घरों में देखते होगे, आपके घर के अंदर भी एक ड्रेन है। भाई आप बाथरूम में हो तो बाथरूम से भी एक ड्रेन निकलेगी, एक नाली निकलेगी जिसमें आपका पानी निकलेगा। ठीक है, गलियों में, जैसे हमारे पुराने जमाने के घरों में गलियां भी होती है, पीछे से लेकर आगे से लेकर, वहां पे ड्रेन कंस्ट्रक्ट की जाती थी। और ये जो ड्रेन है ये ओपन होगी, ये कनेक्टेड है स्ट्रीट ड्रेन से। ठीक है, ये सारा जो है घर का गंदा पानी स्ट्रीट ड्रेन्स के वाया बह जाएगा, ये चीज हमारी होती थी। ठीक है, तो दो तरीके की ड्रेन्स होती थी एंड द ड्रेन्स वर कवर्ड विथ लाइमस्टोन। ये सब आप लिख के आ सकते हो ड्रेन में। इट शोज कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले जो लोग थे वो बहुत हाइजीनिक थे, बहुत अच्छे से रहते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की, घरों की बात करते हैं। तो घर जो है हमारा बिल्कुल पुराने स्टाइल जैसा घर था। ठीक है, कैसे था पुराने स्टाइल जैसा घर?
सो पुराने स्टाइल जैसा घर ऐसा था कि इस घर में बेसिकली सेंटर में, इस घर के सेंटर में एक कोर्टयार्ड होगा, एक सेंटर में एक ऐसी जगह होगी, एक हॉल टाइप होगा, ठीक है, और आस पास सारे क्या होंगे, उसके रूम्स होंगे। बेसिकली इस तरीके का घर था, हवेली टाइप्स, ठीक है। और वो जो कोर्टयार्ड था, जो आपका सेंट्रल पॉइंट था, वो बेसिकली उसमें बहुत सारी आप एक्टिविटीज होती थी, जैसे कुकिंग होती थी, आप वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज करते थे। प्लस जो ये आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पन जो है वो प्राइवेसी प्रिवेसी पे भी बहुत ध्यान देते थे। कैसे? आप कोई भी सामने वाला यहां से निकलेगा, ठीक है, यहां से कोई भी सामने वाला निकलेगा, उसको कोर्टयार्ड का डायरेक्ट व्यू नहीं आएगा, ना कि उसको रूम्स का बिल्कुल डायरेक्ट व्यू आएगा। इस तरीके से रूम्स कंस्ट्रक्ट करे जाते थे, विच मींस कि हड़प्पन प्रिवेसी पे भी बहुत ध्यान देते थे। हर घर का अपना खुद का बाथरूम होता था। और प्लस जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इतना एक्सकवेशन किया है, तो उनको सीढ़ियों के, स्टेयर केस के भी रिमेन्स मिले हैं, विच मींस कि वहां पे 2 स्टोरी बिल्डिंग्स मौजूद थी, है ना, 2 स्टोरीज, 2 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग मौजूद थी। और हर हाउस में एक वेल भी होती थी, जो जनरली बाहर वाले कमरे में होती थी, इस वाले कमरे में होगी। और यहाँ और इस वाले कमरे में इसलिए रखी होती थी कि भाई बाहर से कोई निकले तो वहां पे इधर पानी पी सके, पासर्स बाय के लिए भी वो यूज हो सके। सो इस तरीके से आर्किटेक्चर था पूरा हमारे हड़प्पन के, हड़प्पा के घरों का, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन आएगा कि आपको क्या लगता है कि प्लानिंग कैसी थी वहां पे, ड्रेन्स कैसा था, आर्किटेक्चर था, आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बड़ा चढ़ा के लिख के आ सकते हो। सो दिस इज द ग्रेट बाथ, जो कि सिटाडेल में बना हुआ था। इस पे हम आएंगे, ठीक है, क्या होता है ग्रेट बाथ, इस पे हम नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। सो दिस वाज द ग्रेट बाथ, आप अच्छे से देख लो, जो कि सिटाडेल में बनाया गया था, और रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया था। ओके, अब हम आते हैं ग्रेट बाथ पे। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे सीताडेल के बारे में, एनसीईआरटी से डायरेक्टली पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट है, ठीक है। तो सीताडेल आप देखोगे क्या होता था, पता ही है आपको, मैंने पूरा बता दिया। उसमें आप एक मैसिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, एक ग्रेट बात। वहां पे वेयर हाउस भी था। वेयर हाउस वाज जनरली यूज्ड टू स्टोर गुड्स एंड एवरीथिंग, एग्रीकल्चर गुड्स जो भी होते थे वो सब आप नॉर्मली वहां पे स्टोर करके रखते थे। मतलब पूरा ब्रिक से बनाया गया था, ठीक है, वाटर प्रूफ था, ठीक है, तो ताकि गुड्स बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहे। ग्रेट बात जो था वो एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर सा टैंक था, ठीक है। प्लस हर तरफ इसके कॉरिडोर्स थे, 2 स्टेयर केसेस थी यहाँ पे, नॉर्थ और साउथ पे आने जाने के लिए, ठीक है। प्लस ये जो स्ट्रक्चर था, एज सेड ग्रेट बाथ है ना, तो यहाँ पे बहुत सारा पानी 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 था, ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्या करते होंगे, ऐसा थ्योरीज है कि यहाँ पे लोग एक रिलीजियस, जैसे हम गंगा में डुबकी लगाते हैं, वैसे रिलीजियस हम यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस के लिए पानी में डुबकी लगाते होंगे। और क्योंकि ये बाहर नहीं फ्लो हो पानी, तो इस पूरे को वाटर टाइट बनाया गया था, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। हर जगह रूम्स भी थे, क्या पता वो चेंजिंग रूम्स हो, ठीक है, हर जगह रूम्स भी थे। प्लस जो भी पानी निकलता था ग्रेट बाथ से, वो सारा की सारा ड्रेन के बाहर फ्लो हो जाता था, ठीक है। वो तो पता ही आपको, ड्रेन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये यूनिकनेस, अब इसके आपको थ्योरीज बतानी है कि इट वाज मेंट फॉर अ रिचुअल बाथ, शायद आपको थ्योरीज यहाँ पे एग्जाम में लिख के आनी है। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, दैट इज बरियल्स। सो बरियल्स क्या होते हैं? बरियल्स आर बेसिकली वो जगह होती है जहां पे आप डेड को ले डाउन करते हो, एंड यू नो दैट। तो बरियल्स हड़प्पा में भी हमें बहुत सारे मिले हैं, लेकिन बहुत अलग तरीके से मिले हैं, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो बेसिकली जो डेड को गड्ढा खोदा जाता था, पिट्स खोदे जाते थे, ठीक है, और वहां पे उनको ले किया जाता था, ठीक है। और समटाइम्स ये पिट्स को हम यहाँ पे हर जगह यहाँ पे ब्रिक से भी उसको ऐसे लाइन कर देते थे, ठीक है, ये चीज होती थी। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनके साथ पॉटरी और ऑर्नामेंट्स भी गड़े हुए मिलते थे। ज्वेलरी कई कई बार मिली है बोथ मेन और वुमेन के ग्रेव्स में। क्यों? ये सब क्यों? उनको ऐसा लगता था, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, कॉपर के यूटेंसिल्स, ये सब चीजें हमें मिली है वहां पे। क्यों मिली है? बिकॉज द हड़प्पन्स दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ। उनको ये लगता था कि वो लोग जब जाएंगे तो उनको जो उनकी दूसरी लाइफ आएगी, लाइफ के बाद वाला जो उनका फेज होगा, ये सब चीजें उनको वहां पे काम आएगी। सो उनके साथ वो चीजें भी वो लोग गाड़ देते थे, ठीक है। ये पूरी थ्योरी आप लिख के आ सकते हो। अब क्या क्या है, क्या क्या एक्सकवेशंस में मिला है, ये आपको बिल्कुल यहाँ पे अपने आंसर में लिख के आना है। सो बेसिकली एक हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में एक पूरा वो देखा गया था, एक्सकवेशंस किए गए थे, तो वहां पे उनको बरियल में शेल रिंग्स, जास्पर, एक बहुत सेमी प्रेशियस उस टाइम का स्टोन था, बहुत सारे माइक्रो बीड्स वहां पे मेल के पास में मिले हैं, ठीक है। किसी किसी को के पास कॉपर मिरर, मतलब जो डेली वाले जो सामान थे, कॉपर मिरर्स, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ये सब चीजें भी रखे जाते थे, ठीक है। ये हो गया। इसमें आप बस इसी को और आप अच्छे से एक्सटेंड करके, और जो मैंने आपको आफ्टर लाइफ वाला कॉन्सेप्ट बताया वो सब करके आप लिख के आ सकते हो। दूसरी चीज, सोशल डिफरेंस था वहां पे। जैसे अमीर गरीब जो आज है हमारे, आज रिलीजन के ऊपर हम बहुत ज्यादा डिबेट्स करते हैं, कास्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट्स करते हैं, तो वहां पे कोई डिफरेंस था जरूर था।
वहां पे डिफरेंस कैसे पता करोगे? अभी तो आपकी पूरी जातियां वातियां बनी हुई हैं, यू नो दैट। बट उस टाइम ना हम आर्टिफैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते थे, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास है नहीं ना कुछ, ना कुछ लिखे के छोड़ के गए हैं, इतना वो जो लिख के छोड़ के गए हैं वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है, अभी तक समझ नहीं पाए हैं। सो वहां पे क्या होता था, आर्टिफैक्ट्स जो थे, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स थे, उनको दो भाग में हमने क्लासिफाई कर दिया कि सम वर कंसिडर्ड एज यूटिलिटेरियन, जरूरी सामान, और सम वर कंसिडर्ड एज लग्जरी। अब कैसे? अब आपने कैसे कंसिडर कर लिया कि ये यूटिलिटेरियन है, लग्जरी है? देखो होता क्या है कि कुछ कुछ जो ऑब्जेक्ट्स है ना वो बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं, जैसे लग्जरी बहुत कम, जैसे रेयर, जैसे आज डायमंड ले लो। क्या डायमंड आपको हर किसी घर में मिलेगा? ऑफ कोर्स नॉट ना, बिकॉज इट इज अ लग्जरी। ओके, सो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आपको वहां पे पाया गया कुछ चीजें, उसको हमने क्या कंसिडर की? लग्जरी। एंड वाइल एक्सकवेशंस बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में कुछ कुछ चीजें पाई गई, उसको हमने क्या कर दिया? यूटिलिटेरियन में कंसिडर। एग्जाम्पल यूटिलिटेरियन का, पॉट्स तो हर घर में पाए गए, बॉडी स्क्रबर्स ऑफ कोर्स अगेन हाइजीन वाला आइटम, ठीक है, फ्लैश रबर्स, नीडल, सुइयां, ये तो हर जगह पाई गई। सो ये यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स थे। लग्जरी ऑब्जेक्ट्स क्या क्या थे? फायंस एक मटेरियल था जिसको हम सिलिकन और सैंड को कुछ मिक्स करके, कलर ऑक्यूपाई करके, उसको फायर करके, एक बहुत लग्जूरियस मटेरियल था, उससे पॉट्स जो बनते थे वो बहुत कम पाए जाते थे, उसको लग्जरी में हमने कंसिडर कर लिया। अच्छा, एक्सेप्शंस बहुत सारे थे इसमें। एक्सेप्शंस कैसे थे? उसके बाद हम आते हैं लास्ट अथॉरिटी पे। ठीक है, हम सील्स को अच्छे से और जानेंगे गाइस। थोड़ा सा आज फटाफट से हम वीडियो कंप्लीट कर दें, बिकॉज मैं हमेशा नहीं चाहती हूँ कि 10 मिनट से ज्यादा वीडियो आपके लिए रहे, बिकॉज उससे क्या हो जाता है, बोरिंग हो जाता है थोड़ा। ओके, अब हम अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे कि वहां पे क्या कोई रूलर होंगे, क्या था, कैसा था। तो आपको वहां पे क्या मिलता है? एक ऐसा स्टैचू मिलता है जिसको हम बोलते हैं प्रीस्ट किंग। दिखा दो, चलो। ये रहे हमारे प्रीस्ट किंग। इनका फोटो टेराकोटा का बना हुआ था, बहुत जगह मिला था। ठीक है, वैसे ये लग कैसे रहे हैं, मुझे पता, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो सब बोलते थे कि ये मोदी जी जैसे लग रहे हैं, पर ठीक है। ओके, सो ये जो प्रीस्ट किंग का जो ये मिला था स्टैचू, वहां से ये हो सकता है कि कोई राजा रहे हो, कोई प्रीस्ट रहे हो, वॉट एवर, वी डोंट नो दैट। बहुत सारे ओपिनियंस आए हैं, बहुत सारे ओपिनियंस थे रूलर्स को लेकर। कोई कोई ये बोलता है कि भाई कोई रूलर नहीं होते थे वहां पे, हर किसी का इक्वल स्टेटस था, सब लोग कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते थे। कोई हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि एक ही स्टेट था वो। ठीक है, और जो मतलब अब एक स्टेट क्यों था, आप मुझे बताओ, वो ऐसे क्यों बोलते होंगे कि एक ही स्टेट था? बिकॉज ना हड़प्पन पूरी सिविलाइजेशन के, दूसरी चीज, कोई मतलब सिंगल स्टेट नहीं था। बहुत क्योंकि मतलब कोई सिंगल एक स्टेट नहीं था, एक सिंगल ही रूलर था। ठीक है, एक सिंगल स्टेट था, सॉरी। और अब ये चीज ये लोग कैसे बोलते हैं? बिकॉज होता क्या है ना कि हड़प्पन के जितने भी सिविलाइजेशन के जितने भी रीजन्स थे, वहां पे क्या देखी गई थी पता है? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी इन आर्टिफैक्ट, सिमिलैरिटी इन कल्चर, इन बरियर्स, इन एवरीथिंग। तो इसलिए ये माना जाता था कि भाई एक ही सिंगल रूलर होगा, पूरे हर जगह को रेगुलेट करके चलता होगा, बिकॉज वो ब्रिक के रेशियोज, ये सब चीजें बताते हैं कि बहुत सिमिलैरिटी थी हर जगह की। तो ये वाला जो पॉइंट है कि इस बेसिस पे एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है कि कोई सिंगल रूलर नहीं था, अलग अलग रूलर थे। मेसोपोटामिया का अलग, चनहुदारो का अलग, लोथल का अलग, हड़प्पा का अलग, ऐसे। अब क्या है हमें नहीं पता, तो हम इसको छोड़ते हैं। हम अब बात करते हैं एंड ऑफ सिविलाइजेशन की। तो देखो हुआ क्या, हर चीज का एंड होता है ना? सो ये सिविलाइजेशन का भी एंड होता गया, होता गया, होता गया। ठीक है, और 1800 बीसीई तक काफी सारी, जो मैंने आपको बताया था ना, तीन, फर्स्ट वीडियो में फटाफट जाके देख लो, तीन वो होते हैं हमारे स्टेजेस थे हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, अर्ली, मिडिल, मैच्योर। ठीक है, सो जो मैच्योर हड़प्पन जो लास्ट स्टेज था, वो धीरे धीरे उसकी साइट सब लोग छोड़ते गए, अबैंडन करते रहे। जो हमारे आर्टिफैक्ट्स थे, जिसके लिए हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन जाना जाता है, वो भी डिसअपियर होते गए। बहुत कम मिले थे उनको मैच्योर हड़प्पन साइट्स में से आर्टिफैक्ट्स, ना के बराबर। ठीक है, प्लस जो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थी, जैसे वो बनाते थे कोर्टयार्ड बीच में, ये सब चीजें वो भी डिटीरियोरेट, खत्म होती गई। पब्लिक स्ट्रक्चर जैसे बनते थे, ग्रेट बाथ, वेयर हाउस, अब ऐसे स्ट्रक्चर्स बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होने लगे। सो अब हमें इससे पता चलता है कि जो हमारी सिविलाइजेशन थी वो खत्म हो गई। अब बाय, अब इसके भी हमारे पास थ्योरीज हैं, एग्जैक्ट तो कुछ है नहीं हमारे पास इसमें, है ना, कि हम इसमें बिल्कुल स्टैब्लिश कर सकें। सब बोलते हैं कि हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हो गया हो, क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ रहना मुमकिन नहीं हो पाया हो, सो सब निकल गए हो। डिफॉरेस्टेशन, रहना मुश्किल हो गया हो, अगेन डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या पता बहुत सारे फ्लड और ड्रॉट वाली सिचुएशंस आ गई हो। जो मेन इसकी जो रिवर थी, कौन सी रिवर थी फटाफट से बताओ कमेंट में, कि कौन सी रिवर जो थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से निकलती थी? जिसने सही बताया उसको, उसका प्रोजेक्ट हम फ्री में बना देंगे। ठीक है, सो
किस तरीके से कौन सी रिवर जो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन से निकलती थी, फटाफट से बता देना। ये रिवर क्या पता खत्म होने लग गई, तो अब उनके पास कोई वाटर सोर्स की बहुत कमी आ रही हो लोगों को, तो निकल लिए, है ना। या फिर वो जो लैंड बहुत ज्यादा ओवर यूज होने की वजह से खत्म हो गया हो, एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा हो, या पता नहीं क्या। एग्रीकल्चर तो वैसे बहुत कम होता था, ट्रेसेस मिले गए थे एग्रीकल्चर के गाइस, कॉटन के ट्रेसेस मिले गए थे, कॉटन के ट्रेसेस मिले गए थे, यहाँ की बुक में लिखा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है। तो पता चल रहा था कि यहाँ पे हो सकता है एग्रीकल्चर हो, या फिर कोई ऐसा यूनिफाइंग एलिमेंट, रूलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो खत्म हो गया हो, तो पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन भी खत्म हो गई हो। whatever, I don't know, we don't know, but ठीक है, this was all about our chapter। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड हम लास्ट पार्ट 3 में मिलते हैं। फटाफट से चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, बिकॉज इट इज गेटिंग लॉन्ग, आई नो, बट दिस चैप्टर इज लेंदी। कोई बात नहीं, यू कैन डू दिस, फटाफट से पढ़ो, एक ही चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। थैंक यू।